जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपके लिए एनडीए से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिससे एनडीए ने पिछले कई सारे पेपरों में कई सारे सवाल पूछे हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपके द अर्थ इंटीरियर, यानी हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। किसी भी जगह की यदि अपन बात करें तो हम उस चीज़ को तभी अच्छे से जान सकते हैं जब हमें उसका भीतर का ज्ञान हो। यानी हम अपनी अर्थ के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। तो बात करें यदि अर्थ इंटीरियर की, तो आज का अपना टॉपिक क्या है, हेडिंग लगाना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बात करें यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो ध्यान देना, द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस तरह से जानेंगे, तो इसके बारे में दो थ्योरी आती है। एक आती है एडवर्ड स्वेस की। एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस। और वहीं यदि अपन बात करें तो दूसरा नाम आता है आपके भूकंपीय तरंगों के आधार पर, सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग हमने जो है किस तरह से सारी की सारी चीज़ों को देखा है, हम उनको देखने वाले हैं। यानी दूसरी यदि अपन बात करें तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, के आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पर जहां बात की जाए आपके, तो पहली चीज आती है एडवर्ड स्वेस के अनुसार। एडवर्ड स्वेस के अनुसार इन्होंने अर्थ इंटीरियर को तीन भागों में बांटा है। अर्थ इंटीरियर को कितने भागों में बांटा है? आपके तीन भागों में। ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो इनमें नाम आता है सियाल, सियाल, दूसरा नाम आता है सीमा, सीमा, या अपन ऐसे इसको सीमा इस तरह से लिख देते हैं, सियाल, सीमा। और तीसरा नाम आता है नीफे। तीसरा नाम कौन सा आता है? नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये बांटा है हमने एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग। और वहीं भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमने बांट दिया क्रस्ट, दूसरा नाम आता है मेंटल, और तीसरा नाम आता है कोर। कोर का मतलब क्या हो जाएगा? आपके सबसे आंतरिक हिस्सा, क्रोड। ध्यान देना, हम बात करें अर्थ इंटीरियर की। अब पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों की जानकारी अपने को कैसे होगी? क्या हम पृथ्वी को खोद के ये देखेंगे कि भाई पृथ्वी के अंदर क्या है? तो ध्यान देना, पृथ्वी पर अब तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया है वो रूस के कोला प्रायद्वीप के अंदर या कोला पेनिनसुला के अंदर खोदा गया है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का है। और अर्थ के यदि अपन बात करें कि सबसे, अगर अपन बीच में जाएं, यानी पृथ्वी का जो सबसे मध्य भाग है, हमारी बात सुन में, अगर अपन यहाँ सरफेस से इसके बीच तक आए, अपने को कोर का पता लगाना है, तो ये कितना है? 6371 किलोमीटर। आरी बात सुन में, और हमने अब तक कितना खोदा है? केवल मान लो यहाँ पर 12 किलोमीटर। यानी एक तरीके से पृथ्वी पर खरोच भी है, नहीं है। आरी बात सुन, ये सिर्फ यूं समझ लो हल्की सी खरोच हमने, क्या खाली खरोच से हम ये बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है? तो वो कैसे पता किया? तो वो पता किया आपके किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर, सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि एडवर्ड स्वेस ने जो ये वर्गीकरण दिया है, इसके इन्होंने क्या आधार रखे हैं। तो एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण आता है, इसका इन्होंने आधार रखा है आपकी, और उस आधार का नाम क्या है? रासायनिक आधार। आरी बात सुनने, ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन दे डिवाइड इनटू, या ही डिवाइडेड अर्थ इंटीरियर इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान देना, ये जो हिस्सा आता है आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला, ये आता है सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आता है? सिस्मिक वेव्स के अकॉर्डिंग।
वहीं सियाल, सीमा और नीफे का जो कंसेप्ट आता है वो किसके थ्रू आता है आपके, वो आता है आपके अर्थ इंटीरियर की एडवर्ड स्वेस के अनुसार। जहां बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं एडवर्ड स्वेस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस ने तो रासायनिक आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया। पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण किया। रासायनिक आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। अब बात करें यदि, तो इन्होंने रासायनिक आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्गीकरण किया है, तो ये आंतरिक भाग है कौन कौन से, तो यहां समझने की कोशिश करना। इन्होंने जो सबसे बाहरी परत बताई, ये क्या है आपके, तो इसको इन्होंने नाम दिया भूपर्पटी या क्रस्ट। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, तो ये हो जाएगी आपकी भूपर्पटी या क्रस्ट। भूपर्पटी या इसी को हमने नाम दे दिया क्रस्ट। आ रही बात समझ में यहां तक की। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो क्रस्ट के अंदर क्या आता है, तो क्रस्ट के अंदर आ गया आपके सियाल। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा हो जाएगा सियाल का। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो फिर नाम किसका आता है, एक सेकंड के लिए रुकना। ये हिस्सा आ गया आपकी सीमा। ये हिस्सा कौन सा आ गया आपकी सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट है अर्थ के, ये कौन सा हिस्सा आता है आपके, ये आता है कोर। और ये जो कोर है आपका, ये किससे निर्मित है, तो ये कोर निर्मित हो गया आपके, इसको कह दिया नीफे, निकल प्लस फेरस। आ रही बात समझ में यहां तक की। ये तीन इन्होंने जो है अर्थ की लेयर बताई है। हर एक लेयर की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। क्या अलग अलग क्वालिटी है, उन क्वालिटीज को देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये हिस्सा हो जाता है आपकी, इसका नाम क्या हो जाएगा, भूपर्पटी। ये हिस्सा कौन सा हो गया आपकी, भूपर्पटी। इसके बाद में यानी क्रस्ट हमने नाम दे दिया समझने के लिए। और इसके बाद में बात करें तो ये हिस्सा आता है आपकी सियाल। ये हिस्सा कौन सा आता है आपका, सियाल। ठीक है, ये हिस्सा कौन सा आ गया आपके, सियाल। और फिर बात करें तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये कौन सा हो जाएगा, सीमा। और ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा व्हाइट वाला, ये क्या हो जाएगा, नीफे। ये हमने अर्थ के इंटीरियर को इस तरह से बांट लिया है। बात करें यदि, तो भूपर्पटी जो है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो इसकी डेंसिटी होती है अप्रोक्स 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आरी बात समझ में। हल्के जो तत्व हैं, यानी पृथ्वी में घनीभूतीकरण की प्रक्रिया हुई, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेस ऑफ डीमैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भाई आपके जो भारी तत्व थे वो भारी तत्व पृथ्वी के अंदर कोर की तरफ जाने लगे, और वहीं बात करें हल्के तत्व जो हैं वो पृथ्वी पर ऊपर की तरफ आने लगे। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी अपनी ठंडी हो गई, तो जो सबसे ऊपरी भाग में रह गए उनकी डेंसिटी कम, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, हायर होती जाएगी। वहीं बात करें सियाल की, तो इसकी जो डेंसिटी आती है
ये सारे ही आंकड़े अप्रॉक्स के फॉर्मेट में अपन यूज करते हैं। 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आती है आपकी? तो ये आती है आपकी अर्थ के इंटीरियर की जो डेंसिटी है वो। और उसके बाद में बात करें तो अगला आता है आपके सीमा की, तो ये है 2.9 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं सबसे अंदर वाले का हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा होगा, ये कितना हो जाएगा? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? अच्छा, फिर बात करें तो ये जो सीमा है आपकी, ये जो सीमा वर्ड लिखा हुआ है, ये सीमा क्या है आपकी? तो ध्यान देना, जो भी अपने अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा जो भी लावा आता है पृथ्वी के अंदर है तब तक तो है वो मैग्मा। जो मेल्टेड रॉक्स जो हैं, जो पिघली हुई चट्टाने जो हैं, जब तक वो पृथ्वी के अंदर हैं तब तक तो वो क्या कहलाएगा? आपके मैग्मा। और जब वही हिस्सा पृथ्वी के बाहर आ जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं? लावा। तो अगर पूछ ले कि अर्थ पे जो लावा आता है एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग वो कौन से हिस्से से आता है, तो कौन से हिस्से से आएगा? सीमा वाले हिस्से से आएगा। कौन से वाले हिस्से से आएगा? सीमा वाले हिस्से से आएगा। इन्हीं सोर्स ऑफ लावा या लावा का स्रोत है, लावा का स्रोत। स्रोत कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका सीमा हो जाएगा। और वहीं बात करें नीफे की, तो ये नीफे जो है ये क्या है? आपके सबसे अंदर वाला हिस्सा है जो कि निकल तथा फेरस जैसे रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है। अब अपन इनमें से हर एक को अच्छे से देखेंगे, क्या उसकी क्वालिटी है, किस आधार पर हमने बांटा है, कौन सी चट्टाने कौन सी परत में पाई जाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये इतना वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। बात करें यदि, तो पहली चीज आती है आप लोगों के लिए, वो आती है भूपर्पटी। भूपर्पटी या क्रस्ट। यहां ध्यान देना कि ये जो क्रस्ट है ये हमने नाम अपने हिसाब से पढ़ने के लिए दिया है, ऐसा नहीं है कि वो हम इसके आधार पर बता रहे हैं। आरी बात समझ में? ये वाला क्रस्ट नहीं है, हम केवल इस वाले क्रस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो नाम आता है भूपर्पटी या क्रस्ट का। इसमें अपन क्या देखेंगे? तो सबसे पहले यह सबसे बाहरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे बाहरी परत। बात करें तो यहां पर रॉक्स जो हैं, चट्टाने जो हैं, वो कैसी पाई जाती है? तो लिखना यहां अवसादी, परतदार चट्टाने पाई जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रेजेंट। अवसादी परतदार चट्टाने पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रेजेंट। परतदार चट्टाने पाई जाती है। अवसादी परतदार चट्टाने अगर आपसे पूछ ले कहाँ पाई जाती है, तो आप कहाँ कहोगे? आप कहोगे कि सर ये भूपर्पटी पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट मिलते हैं अपने को? तो लिखना सिलिका, फेल्सपार, वह अब्रक पाया जाता है, पाया जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? यहां पर क्या क्या पाया जाता है? सिलिका, फेल्सपार और अब्रक। क्लियर है यहां तक की बात? फिर बात करें इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है, वो घनत्व कितना होता है? तो इसकी डेंसिटी लिखो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है? तो ये इसकी क्या होती है? आपकी डेंसिटी होती है। अगर आपसे पूछ लें कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो आप कहोगे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। भूपर्पटी के पश्चात यदि अपन नेक्स्ट बात करें तो
अब अपन बात करते हैं सियाल की। किसकी बात करेंगे? सियाल की। इसको यहीं लिख लेते हैं। सियाल सियाल की यदि अपन बात करें तो कौन से तत्वों से मिलकर बना है? तो लिखना यह सिलिका तथा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता। एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता है। तत्वों की प्रधानता है। कौन से इसमें तत्व ज्यादा हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो कौन सी चट्टानें यहां पर पाई जाती है? तो लिखना यहां ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों की प्रधानता है। नीस चट्टानों की प्रधानता है। कि सर ये चट्टानें कैसी होती है, कैसी नहीं होती है, इन चट्टानों को लेकर हम अलग टॉपिक लेंगे, एक पूरा का पूरा अलग एक टॉपिक पढ़ लेंगे, पर हाल फिलहाल के लिए यहाँ समझो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अगली चीज आती है इसका जो घनत्व है, डेंसिटी जो है, ये कितना है? तो हमने जस्ट अभी देखा कि इसकी डेंसिटी है 2.7 और इसकी है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो घनत्व हो जाएगा 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ में यहाँ तक की? तो यहाँ तक की सारी चर्चा एक बार आप लोग ध्यान से लिखिए। मैं थोड़ा बोर्ड से साइड में हो जाता हूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक चीज समझना, ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला सियाल वाला, ये सियाल वाला हिस्सा वो हिस्सा है जिससे कॉन्टिनेंटल प्लेट बनी है आपकी। क्या बनी है आपकी? कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेटों का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? आपकी सियाल से। आ रही बात सुन में यहाँ तक की? एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी महाद्वीपीय चट्टानें हैं या महाद्वीपीय जो परत हैं, इनका निर्माण जो है आपकी, ये किसकी वजह से हुआ है? तो ये हुआ है आपकी सियाल परत की वजह से। ठीक है, चलिए एक लाइन इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, या इसी से लिख लेते हैं। लिखिए, महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सियाल। महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण, निर्माण इसी परत द्वारा। आगे बात समझ में यहाँ तक की? महाद्वीपीय चट्टानों का निर्माण जो है ये किसके द्वारा हुआ है आपके? तो सियाल के द्वारा। और वहीं सीमा के द्वारा महासागरीय चट्टानों का निर्माण हुआ है। वहीं अगला अपन लिख लेते हैं किसके बारे में? सियाल हो गया। सियाल के बाद में बात करते हैं अपन सीमा के बारे में। यानी हम बात करें तो ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, फोटो नहीं है, अपन पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। बात करें यदि तो अगला आता है, लास्ट आता है आपकी सीमा। अगला आता है सीमा। बात करें यदि सीमा की तो इसमें लिखना सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे तत्वों की प्रधानता, तत्वों की प्रधानता है। इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है इसका निर्माण
या फिर यूं लिखना, महासागरीय चट्टानों का निर्माण, ओशनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्लेट। महासागरीय चट्टानों का निर्माण, महासागरीय चट्टानों का निर्माण, महासागरीय चट्टानों का निर्माण कौन सी परत से हुआ है? सीमा से। और लिखना, यहाँ बेसाल्ट तथा गैब्रो चट्टानों की प्रधानता है। बेसाल्ट तथा गैब्रो चट्टानों की प्रधानता है, चट्टानों की प्रधानता है। अगर आपसे पूछ ले बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों की प्रधानता जो है ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये सीमा परत में देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन बात करें तो लास्ट आता है आप लोगों के लिए, वो आता है नीफे। क्या आता है? नीफे। वैसे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा नहीं, इसकी डेंसिटी 2.9 से कितनी हो जाएगी? 4.7। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी जो है 2.9 से 4.7, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बात करें तो लास्ट आता है नीफे। लास्ट क्या आता है? नीफे। इसके बारे में लिखना, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। और बात करें तो कौन कौन से तत्व इसमें ज्यादा मिलेंगे अपने को, तो लिखना, निकल तथा फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता, फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता निकल और फेरस जैसे तत्वों की प्रधानता जो है ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है? नीफे में। और अब आपको पता है कि ये जो है लोहा है और लोहे में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं थोड़े बहुत तरीके से। तो अगर अपन बात करें अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से बनता है, तो इन्हीं की वजह से बनता है। लिखना, इस क्षेत्र में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं या इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाउंड इन दिस लेयर। लिखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाउंड इन दिस लेयर। इसमें जो है क्या पाए जाते हैं? आपकी चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब बात करें यदि आगे, तो एक चीज समझना, अब हम सारी लाइनों को एक साथ समअप करते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखना, अर्थ का एवरेज जो डेंसिटी है, लिखो पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, घनत्व। और ये औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो नीफे है, नीफे की डेंसिटी या नीफे का घनत्व जो है ये कितना है? 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है यहाँ तक की बात? तो एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग जो है हमने अर्थ के इंटीरियर की बात कर ली, जिसमें हमने ये देख लिया कि भाई ये आपके इन्होंने जो है केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने इस हिस्से में बांट लिया जिसमें सियाल, सीमा और नीफे आता है। अब आपके वो हिस्सा आ रहा है जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं पहले ही बता दूं, क्लास को बहुत आराम से और ध्यान से देखना। अगर आपने आज ये समझ लिया तो दोबारा या बार बार कभी भी आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ ध्यान देना। अब अपन पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर। आपने देखा होगा कॉनरॉड असंबद्धता, फिर मोहे असंबद्धता, रैपिटी असंबद्धता, फिर मैं बात करूं तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता यानी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये कई सारी डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर उनकी गहराइयां होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, तो इन सब को लेके हर बार डाउट बना ही रहता है। तो आज ध्यान देना, आराम से सुनना और साथ साथ में पेपर बनाने की कोशिश मत करना, पहले आराम से देखना, पूरा समझना, फिर दोबारा वीडियो को पीछे ले जाके और साथ साथ बनाने की कोशिश करना जिससे कि याद हो जाए, पहले साथ में मत बनाना। अब अपन ने पहला जो है क्लासिफिकेशन देख लिया। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की,
और ये सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, ऑन द सीज्मिक वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगों के आधार पर। कल हमने कल की क्लास में जो है, जो हमारी क्वेश्चन की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको पी और एस तरंगों के बारे में बताया था। फिर ये कहा था कि कहीं पर जहाँ कहीं पे भी लिक्विड फॉर्मेट है वहाँ एस तरंगे अपने को नहीं दिखाई देती है, तो इससे अपने को पता चला कि जहाँ एस नहीं दिख रहा है वहाँ शायद लिक्विड वेव्स हो सकती हैं या लिक्विड फॉर्मेट में अपनी अर्थ हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो अब अपन बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो है इन्होंने कितने हिस्से में बांट दिया? 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। तो अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो लिखो अकॉर्डिंग टू सीज्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकरण। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांट दिया है? 3 हिस्सों में बांट दिया। इसकी सबसे आउटर लेयर कहलाती है, ये क्या कहलाती है? क्रस्ट। इसके बाद में इसकी ये जो मिड लेयर है, ये मिड लेयर क्या कहलाती है आपकी? मेंटल। और सबसे इनर पार्ट जो है ये क्या कहलाता है आपके? ये कहलाता है कोर। क्या कहलाता है? ये कोर कहलाता है। अब यहाँ क्या है कि हमने इन सारे ही हिस्सों को 2-2 हिस्सों में बांट रखा है, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है आपके? तो इसके अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 3। पहला आता है क्रस्ट, फिर दूसरा आता है मेंटल, ये मैं जगह छोड़ रहा हूं, इसका कुछ कारण है, और तीसरा हिस्सा आता है कोर। तीसरा हिस्सा कौन सा आता है? कोर। अब हमने क्या किया है कि हर एक हिस्से को 2-2 भागों में बांट लिया है। हर एक हिस्से को कितने भागों में बांट लिया है? 2-2 में। 2-2 भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो 2 भाग हो जाते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल यानी लोअर मेंटल। और कोर को भी हमने 2 भागों में बांट लिया है, इनर कोर और आउटर कोर। कोर को भी हमने कितने भागों में बांट लिया है? 2 भागों में। पहला आएगा बाह्य क्रोड, आउटर कोर, और फिर आएगा पृथ्वी का सबसे आंतरिक क्रोड, इनर क्रोड। इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड। आ रही बात समझ में यहां तक की? तो हमने इस तरह से जो है इनको कई हिस्सों में बांट लिया है। इनको क्या कर लिया हमने? कई हिस्सों में बांट लिया है। ध्यान देना, ये क्रस्ट की जो गहराई आती है ये कितनी आती है? तो 0 से 50 किलोमीटर। कितनी आती है? 0 से 50 किलोमीटर। ये 0 से 50 किलोमीटर क्या है आपके? तो 0 से 50 किलोमीटर ये आपके कोर पार्ट का, सॉरी, ये जो क्रस्ट पार्ट है इसकी गहराई हो जाती है। क्रस्ट पार्ट की क्या हो जाती है आपकी? ये गहराई हो जाती है। फिर बात करें तो मेंटल की गहराई कितनी आती है आपकी? 50 से 2900 किलोमीटर। पूरा मेंटल कितना फैला हुआ है? 50 से 2900 किलोमीटर। और कोर पार्ट जो है ये 2900 से फैला हुआ है कहाँ तक? 6371 किलोमीटर तक। कहाँ तक फैला हुआ है आपके? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यहां तक आपका ये क्या फैला हुआ है? तो अर्थ का कोर पार्ट फैला हुआ है। हर एक हिस्से को हमने 2-2 भागों में बांटा है। हर एक हिस्से को हमने कितने कितने भागों में बांटा है? आपके 2-2 भागों में बांटा है। ये दोनों भाग आपको याद रहने चाहिए। ये दोनों भाग क्यों याद रहने चाहिए? इसका रीजन है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें भी यदि अपन बात करें, ये जो अपर क्रस्ट है इसकी गहराई कितनी है? तो ये 0 से 35 किलोमीटर तक ही है। 0 से 35 किलोमीटर तक अपर क्रस्ट है। लोअर क्रस्ट कितना है? 35 से 50। सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा? 35 से 50। फिर
ये 50 से 2900 तक दोनों है, 50 से 2900 तक क्या है, दोनों है। इसमें से अपर क्रस्ट की यदि अपन बात करें तो ये 50 से 100 तक ही है। कहां तक है, 50 से 100 किलोमीटर तक। और वहीं अगर हम बात करें लोअर मेंटल की, निचले मेंटल की, तो ये कितना है, 100 से 2900 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर। अब बात करें आता है कोर पार्ट। कोर पूरा ये दोनों मिला के जो है 2900 से 6371 तक है। आउटर कोर की यदि अपन बात करें तो ये 2900 से 5150 किलोमीटर तक है। 2900 से कितना है, 5150 किलोमीटर तक। और इनर कोर जो है ये 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। कितना हो जाएगा, 6371 किलोमीटर तक। क्लियर है यहां तक की बात। ध्यान दो, हमने जो है अभी तक क्या किया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमने क्या किया, क्रस्ट के 2 हिस्से कर दिए, मेंटल के 2 हिस्से कर दिए और कोर के भी 2 हिस्से कर दिए। क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों के ही 2-2 हिस्से हो गए। टोटल अगर अपन बात करें क्रस्ट की गहराई कितनी है, टोटल पूरे क्रस्ट की, तो पूरा क्रस्ट कितना गहरा है, तो पूरा क्रस्ट जो है ये आपकी 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक। लेकिन जैसे ही हमने क्रस्ट को 2 हिस्सों में बांटा, पहले वाले की गहराई 0 से 35, दूसरे वाले की 35 से 50। फिर मेंटल को 2 हिस्सों में बांटा, पूरा मेंटल जो है ये आपकी कितना है, 50 से 2900 किलोमीटर तक, यानी सबसे ज्यादा मेंटल फैला हुआ है। अब इसी मेंटल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, पहला है 50 से 100, दूसरा है 100 से 2900। फिर तीसरे हिस्से में हम गए और हमने कोर पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं जो फोटो बना रहा हूं उस फोटो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है आप लोग साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ठीक है। ये आ जाता है अपने अर्थ का सबसे आउटर लेयर। ये अपने अर्थ की क्या है, सबसे आउटर लेयर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, क्रस्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, क्रस्ट नाम दे दिया, ठीक है। ये जो पहली परत बनी आपके, ध्यान देना, इसको मैं हर एक को अलग अलग कलर में कर रहा हूं ताकि आप लोग साथ साथ में इसको देख पाओ। ध्यान देना कि साथ साथ बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो होगा ये कि पूरा ही भूल जाओगे। ये जो पहली आपको रेड कलर में नजर आ रही है, पहली आपको जो ये रेड कलर में नजर आ रही है, या फिर इसको यूं ही समझ लो, ठीक है, एक सेकेंड के लिए। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया आपके, क्रस्ट, मेंटल और कोर वाला पार्ट हो गया, जिसमें सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये जो रेड वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा रेड वाला हिस्सा क्या है, क्रस्ट। ये पूरा रेड वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपके, ये पूरा रेड वाला हिस्सा हो जाएगा क्रस्ट, ठीक है। साथ साथ उसी कलर से मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपके क्रस्ट। क्लियर है यहां तक। अब इसमें ही बात करें तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया मेंटल। ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला हिस्सा क्या है आपका, मेंटल। ब्लू वाला हिस्सा हो गया आपके मेंटल। और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, कोर। ये क्या हो जाएगा, कोर। अब इसी को समझने की कोशिश करना। जहां बात करें अपन, तो हमने क्या किया, क्रस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्रस्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2। आपने कहा बिल्कुल सर, क्रस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन कौन कौन से 2 हिस्से, कौन कौन से 2 हिस्से। तो इसमें ध्यान देने की कोशिश करना। ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये क्रस्ट के 2 पार्ट हैं। ये क्रस्ट की क्या है, 2 पार्ट हैं। रेड कलर वाला तो अपना पूरा, रेड वाला पूरा ही क्रस्ट है, रेड वाला पूरा ही क्या है, क्रस्ट है।
लेकिन जहां बात करें तो ये जो व्हाइट लाइन आई है ये क्रस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। क्रस्ट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है? दो। और ये जो व्हाइट वाली लाइन है, इसको मैं वापस रेड से ही लिखता हूं। ये जो व्हाइट वाली लाइन है, ठीक है, रेड से रहने दो, ब्लैक से कर देते हैं। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये क्या हो जाएगी आपके लोअर क्रस्ट। क्या हो जाएगा? लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट। कैसे समझना कि ये यहां से लेकर यहां तक तो है अपर क्रस्ट, यहां से लेकर यानी इस ब्लैक लाइन से इस व्हाइट लाइन के बीच वाला जो है इसको तो हमने क्या नाम दे दिया? अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट। और अपर क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है? 0 से 35 किलोमीटर। 0 से 35 किलोमीटर अपर क्रस्ट की गहराई हो गई। और फिर ये जो व्हाइट से इस ब्लैक के बीच में है, यानी ये व्हाइट से इस ब्लैक के जो बीच में है, ये व्हाइट से इस ब्लैक के बीच में जो है, मैं थोड़ा लाइट कलर दिखा देता हूं यहां पर। ये जो आपके हैं, ये व्हाइट से ब्लैक के बीच में ये है आपका लोअर क्रस्ट। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने नाम दे दिया लोअर क्रस्ट, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट। और इसकी गहराई कितनी है? 35 से 50 किलोमीटर। 35 से 50 किलोमीटर। कितनी हो गई? 35 से 50 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक की बात? पहले इस फोटो को देखो ध्यान से। पूरा रेड वाला क्रस्ट है, पूरा रेड वाला आपकी क्या है? क्रस्ट है। लेकिन हमने क्या किया? क्रस्ट को ही फिर वापस दो हिस्सों में बांट दिया। क्रस्ट को ही वापस कितने हिस्सों में बांट दिया? आपके दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये जो ब्लू वाला है, ये पूरा है मेंटल। ये ब्लू वाला पूरा ही क्या है? मेंटल है। अब ब्लू वाला जब पूरा ही मेंटल है तब इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। इसमें ध्यान देना कि इस ब्लैक लाइन से इस व्हाइट लाइन के बीच वाला जो ये इतना सा हिस्सा है ब्लू वाला, ये इस लाइन से इस लाइन का जो इतना सा हिस्सा आता है ब्लू वाला, ये हिस्सा क्या है आपके? ये हिस्सा है अपर मेंटल। ये हिस्सा क्या है आपका? अपर मेंटल, यानी हम इसको कहते हैं ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल या अपर मेंटल। और इस अपर मेंटल की गहराई कितनी है? तो ये है 50 से 100 किलोमीटर। कितनी है? 50 से 100 किलोमीटर। पूरा मेंटल कितना है? पूरा मेंटल है आपके, पूरा मेंटल कितना है? तो पूरा मेंटल है 50 से 2900, 50 से 2900 किलोमीटर। लेकिन वही बात करें तो पूरा ब्लू वाला है मेंटल, लेकिन जब इसको ही हमने दो हिस्सों में बांटा तो अपर मेंटल 50 से 100, और फिर इस व्हाइट लाइन से इस ब्लैक लाइन तक का पूरा क्या है? लोअर मेंटल है, यानी निचला मेंटल है। यानी ये पूरा जो आता है आपके, ये हिस्सा जो पूरा आया, ये पूरा हिस्सा आपकी क्या है? ये है लोअर मेंटल, निचला मेंटल, निचला मेंटल, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। और ये लोअर मेंटल कितना है आपके? तो ये हो जाएगा 100 से 2900 किलोमीटर। ध्यान देना, एक बार में फोटो समझ में नहीं आएगा, आराम आराम से डिवाइड करो। पहले रेड कलर में क्रस्ट था, फिर इस क्रस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, ब्लैक से व्हाइट तक अपर क्रस्ट, व्हाइट से ब्लैक तक लोअर क्रस्ट। फिर ये ब्लू वाला पूरा मेंटल था, फिर हमने क्या किया? इस मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। आपके इस ब्लैक से इस व्हाइट तक तो है अपर मेंटल, और इस व्हाइट से इस ब्लैक तक है लोअर मेंटल। अब इसी में एक और नई चीज, ये जो लोअर मेंटल है, ये जो लोअर मेंटल है, इसी के अंदर अब आपके एक और चीज मिलेगी। इसी लोअर मेंटल का ही एक पार्ट है, लोअर मेंटल का ही एक भाग है, और इसको कहते हैं आपके दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। यानी ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है लोअर मेंटल का। किसका पार्ट है? लोअर मेंटल का, लोअर मेंटल का।
यानी लोअर मेंटल का जो ये हिस्सा है आपके, लोअर मेंटल का जो ये हिस्सा है, ध्यान देना, इस ब्लैक से इस व्हाइट तक तो है अपर मेंटल और इस व्हाइट से इस ब्लैक तक है लोअर मेंटल, लेकिन लोअर मेंटल के अंदर ही इस व्हाइट से इस वाले हिस्से तक, इस व्हाइट से इस ग्रीन वाले हिस्से तक, यानी इसके बीच में ये सेमी लिक्विड है। ये कैसा है आपका? सेमी लिक्विड है, यानी अर्ध तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में है। और यहीं पर सेमी लिक्विड फॉर्मेट में आपके, इसी में सेमी लिक्विड फॉर्मेट में आपके ज्वालामुखी मिलता है। क्या मिलता है आपके? ज्वालामुखी। अगर मैं इसको सही से डिनोट कर पाऊं तो यहां देखो, हाँ, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये क्या है? ज्वालामुखी है। ये क्या है? ज्वालामुखी है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं जब ज्यादा ही कलर यूज कर रहा हूं तो उस वजह से कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि तुम लोगों को ये, इसलिए इस क्लास को जो है 2 बार पूरा देखना, ठीक है? ये पूरा ही क्या है? ये पूरा इस व्हाइट से इस ब्लैक तक ये पूरा ही क्या है? लोअर मेंटल है। लेकिन इस व्हाइट से लेकर यहां तक, इस ग्रीन वाली लाइन तक, लोअर मेंटल के अंदर ही, यानी लोअर मेंटल का ही ये पार्ट है। ये जो हिस्सा है इतना सा, ये जो हिस्सा है इतना सा, इसको अपन क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। और ये जो दुर्बलता मंडल है आपकी, इस दुर्बलता मंडल की गहराई कितनी है? तो इसकी है 100 से 300 किलोमीटर। 100 से लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर। आई बात समझ में? और ये किसका पार्ट हो जाएगा? तो आप देखोगे जब ये 100 से 2900 है तो ये 100 से 300 तो लोअर मेंटल का ही पार्ट होगा। चीजें यही समझ में यहां तक की। अब लास्ट आता है आपके, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है इसको कहते हैं कोर। इसको क्या कहते हैं आपके? कोर। और ये जो कोर वाला हिस्सा है, इस कोर वाले हिस्से को भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा बाह्य क्रोड, बाहरी क्रोड, बाह्य क्रोड। ये लिक्विड फॉर्मेट में है, सेमी लिक्विड है कहने का मतलब, बाह्य क्रोड। और अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आंतरिक क्रोड, इनर क्रोड, आंतरिक क्रोड, इनर क्रोड। आ रही बात समझ में यहां तक की? ये हो जाएगा बाह्य क्रोड और ये हो जाएगा आंतरिक क्रोड यानी इनर क्रोड। और इसकी यदि अपन मैं गहराई की बात करूं तो ये जो आपके नजर आ रहा है, ये व्हाइट, ये जो ब्लैक वाला है, इस ब्लैक वाले का ये जो पूरा एरिया आता है ये कितना आता है आपके? तो ये कितना आ जाएगा? 2900 से 6300 किलोमीटर। जहां मैं बात करूं तो ये जो आउटर क्रोड है, इस आउटर क्रोड की जो गहराई है, ये जो इतनी है, आउटर क्रोड और इनर क्रोड के जो बाहर की ये जो लाइन है, ये कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? ये जो गहराई है ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी, पूरा क्रोड कितना है? तो पूरा क्रोड कितना हो जाएगा? 2900 से 6371 किलोमीटर। इसी क्रोड को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। ये जो आपके नजर आया है ये है इनर क्रोड, सॉरी इनर क्या, आउटर क्रोड, बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड। और बाह्य क्रोड की गहराई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2900 से 5150 किलोमीटर। और आंतरिक कोर या आंतरिक क्रोड, इसकी गहराई कितनी हो जाएगी? यानी अब अपन बात करें इस लाइन से, ये जो मिड पॉइंट है, इसकी गहराई कितनी हो जाएगी? 5150 से 6371 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? यहां तक कि हमने क्या किया है, इसी अर्थ के सरफेस को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। ये फोटो आपको एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसके लिए जरूरी क्या है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, नहीं तो आराम से वापस समझो। ये रेड वाला पूरा था क्रस्ट, फिर ये ब्लू वाला था पूरा का पूरा मेंटल, और ये व्हाइट वाला पूरा का पूरा था क्रोड। हमने रेड वाले क्रस्ट को 2 हिस्सों में बांटा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। यहां जैसे हमने देखा था क्रस्ट को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट।
जहां पर अपर क्रस्ट की गहराई 0 से 35 किलोमीटर तक है। तो हमने क्या किया, अपर क्रस्ट की गहराई जो है ये 0 है और ये 35, 0 से 35 तक। फिर हमने देखा था लोअर क्रस्ट जिसकी गहराई 35 से 50 किलोमीटर तक है, तो इसकी गहराई हमने कितनी ले ली, 35 से 50 किलोमीटर तक निचले क्रस्ट की। फिर ये आपके बात करें तो ब्लू वाला जो पूरा का पूरा है, ये ब्लू वाला पूरा क्या था, मेंटल। मेंटल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। मेंटल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, दो। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में ये जो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में क्या है, क्रोड। अब ये जो ब्लू कलर वाला है, अब ध्यान देना, ये ब्लू कलर वाला जो है दो की जगह तीन हिस्सों में बटा है। दो की जगह कितने हिस्सों में बटा है, तीन। तीसरा जो हिस्सा है वो दूसरे का ही भाग है। कहने का मतलब क्या है, ये ब्लू वाला जो है, पहला जो इसका हिस्सा आता है ये ब्लैक से इस व्हाइट तक, इस वाले हिस्से को अपन कहते हैं अपर मेंटल। इस वाले हिस्से को अपन क्या कहते हैं, अपर मेंटल, जो कि 50 से 100 किलोमीटर तक है। और फिर बात करें इस व्हाइट से लेकर इस ब्लैक लाइन तक, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा है आपका लोअर मेंटल, यानी निचला मेंटल। यानी इस व्हाइट से इस ब्लैक तक पूरा क्या है, लोअर मेंटल है। अब इसी लोअर मेंटल के अंदर, इसी लोअर मेंटल के अंदर थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो आता है एस्टिनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल का, जो कि 100 से 300 किलोमीटर तक है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लावा का स्रोत है। ये किसका स्रोत है, आपके लावा का स्रोत है। यानी जो लावा है आपके, जो पृथ्वी पर लावा आता है वो कहां से आता है, ये इसी दुर्बलता मंडल से आता है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाला लावा यहीं से आता है। ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी क्रिया से या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा, लावा इसी स्थान से प्राप्त होता है, इसी स्थान से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ ले ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो लावा है वो कहां से प्राप्त होता है, तो इसी एस्टिनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल से मिलता है। अच्छा, एक टर्म आती है लिथोस्फेयर। एक टर्म क्या आती है, लिथोस्फेयर या स्थल मंडल। स्थल मंडल किसको कहते हैं, तो ध्यान देना, अपर क्रस्ट प्लस लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, यानी ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर मेंटल नहीं, अपर मेंटल, इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है अपना स्थल मंडल। क्या बनता है, अपना स्थल मंडल। और एनडीए ने जो है ये इससे सवाल पूछा हुआ है कि लिथोस्फेयर के अंदर अपन किसको काउंट करते हैं, तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर अपर मेंटल की लास्ट गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर। तो स्थल मंडल की गहराई हो जाएगी 0 से 100 किलोमीटर। 0 से कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। यानी लिथोस्फेयर की जो डेप्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की। आ रही बात समझ में यहां तक की। चलिए इसको एक बार अच्छे से देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूं, टेक्निकल टीम थोड़ा मुझे गायब कर दें, ये वीडियो फोटो जो रहा है अच्छे से दिखाई दे।
चलिए, तो आपने जो है यहाँ तक की सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से लिख ली होगी। अब यहाँ पर एक और चीज आती है और वो आती है डिसकंटिन्यूटी। क्या आती है? डिसकंटिन्यूटी। कि यहाँ पर आपके अलग अलग तरह की डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? यानी असांतत्य या फिर मैं बात करूं असंबद्धता का। जब भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव्स जो है, मान लो कि भाई आपके ये हैं आपकी दो चट्टानें, ये आपकी क्या हो गई? दो चट्टानें हो गई इस तरह से। अब यहां से कोई सीस्मिक वेव्स जो हैं ये यहां से टकराकर मान लो, या फिर मैं यूं कहूं इस मीडियम से होते हुए यहां तक आती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये इस मीडियम से इस मीडियम में आती है तो आने के साथ में ही क्या होता है कि इसकी जो गति है वो प्रभावित होती है। या फिर मैं बात करूं तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन आता है, ये पहले एकदम कंटिन्यू आ रही थी लेकिन जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया तो मीडियम चेंज करने के साथ में ही इस की कंटिन्यूटी थोड़ी सी आपकी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो जहां जिस स्तर पर ये कंटिन्यूटी प्रभावित होती है उसी जगह को अपन क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी जोन या फिर असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पर अलग अलग तरह का जो असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है ये कौन कौन सा है और किस किस के बीच में पाया जाता है? तो ध्यान देना, वहां फोटो जो है ज्यादा हो जाएगा। अब यहां देखो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में जब सीस्मिक वेव्स चलती हैं, भूकंपीय तरंगें चलती हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? एक आपके असंबद्धता क्षेत्र आएगा। इनके बीच में क्या आएगा? एक आपका असंबद्धता क्षेत्र आएगा। ये फोटो को थोड़ा सा इग्नोर करना, यहां समझना। जैसे ये अपर क्रस्ट है, ये क्या है आपका? अपर क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है। ये क्या हो जाएगा? ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट से जब कोई चीज लोअर, ये जो है अपर क्रस्ट हो गया, और इससे सीस्मिक वेव चलती चलती आई लोअर क्रस्ट में। कहां आई? आपके लोअर क्रस्ट में, यानी निचला क्रस्ट। निचला क्रस्ट, निचले क्रस्ट के बाद में ये जो हिस्सा है ये क्या है? ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल, और इस ऊपरी मेंटल के नीचे क्या है? लोअर मेंटल। निचला मेंटल, निचला मेंटल। तो अब इसको समझने की कोशिश करना कि जैसे ही ये मान लो पहली बार भूकंपीय तरंगे ऐसे सीधी चली, मान लो ऐसे सीधी चली, लेकिन जैसे ही यहां आई, मीडियम चेंज किया, इसकी गति मान लो ऐसे इस तरह से प्रभावित हो गई। तो जिस जगह इसकी गति प्रभावित हुई ये एक डिसकंटिन्यूटी जोन है कि नहीं है? कि हाँ है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? कोनार्ड ने, या इसको आप कॉनरॉड भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? कोनार्ड। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोनार्ड असंबद्धता। क्या नाम दे दिया? कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। आ रही बात समझ में यहां तक की? वहीं अगर अपन बात करें अपर मेंटल से जब ये लोअर मेंटल में गई, मान लो इसने और अपनी जो है गति में कुछ बदलाव कर दिया, मान लो ये ऐसे करती नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो बदलाव कर दिया, तो जिस जगह ये बदलाव हुआ है ये जगह क्या कहलाएगी आपके? तो इसकी खोज, यानी कि इस स्थान पर बदलाव हुआ है, इसकी खोज जो है किसने करी? मोहो ने। तो इसको हमने क्या कह दिया? मोहरोविसिक या मोहो असंतात्य या मोरो असंबद्धता। इसको हमने क्या नाम दे दिया? मोहो असंबद्धता। आ रही बात समझ में यहां तक की? अब ये चलती चलती जैसे ही लोअर मेंटल से जैसे ही आपके क्रोड वाले हिस्से में जाएगी, आउटर क्रोड में जाएगी, तब इसमें और परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये जो परिवर्तन अपने को देखने को मिलते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं? असंबद्धता। और किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में नहीं है? तो यहां ध्यान दो, ठीक है? इस फोटो में ध्यान देना, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट यहां से रवाना हुई, जैसे लोअर क्रस्ट में पहुंचेगी तो इनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी जोन बनेगा कि बिल्कुल बनेगा। तो कौन सा बनेगा? कोनार्ड असंबद्धता। कौन सा बनेगा? कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता। इसके बाद में बात करें लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक आपके इसी तरह का क्षेत्र बनेगा और इसको अपन क्या कहेंगे? मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। फिर इसके बाद में ये जो है जैसे ही निचले से ऊपरी में, अब ऊपरी से जैसे ही निचले मेंटल में जाएगी तब इसमें बीच में और परिवर्तन आएगा कि सर? बिल्कुल आएगा। तो यहां कौन सी हो जाएगी? रेपेटी असंबद्धता। कौन सी हो जाएगी? रेपेटी
फिर जैसे ही निचले मेंटल से बाह्य क्रोड में जाएगी, लोअर मेंटल से जैसे ही आउटर क्रोड में जाएगी तो यहां और चेंज आएगा, और यहां कौन सी आएगी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सी आ जाएगी, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और जैसे ही यह आउटर क्रोड से इनर क्रोड में जाएगी फिर चेंज देखने को मिलेगा, और यहां क्या होगा, लेहमैन असंबद्धता। क्या हो जाएगा, लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या हो जाएगा ये, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। चीजें आ रही है समझ में यहां तक की। तो इस बेसिस पे हमने क्या कर दिया, अर्थ के इंटीरियर को कई भागों में डिवाइड कर लिया। किसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। अब क्या सर हमें ये याद नहीं होती है, कई बार भूल जाते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा है मेरे पास जो है इलाज है, आप लोग आराम से जो है इसको याद रख सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। इसको याद रखने का क्या तरीका है, ट्रिक कौन सी है, कमर गला। क्या याद रखोगे, कमर गला, कमर है, फिर उसके बाद में क्या आता है, गला। क से हो जाएगा कॉनरोड, म से हो जाएगा मोहो, र से हो जाएगा रेपेटी, और ग ला यानी ग से गुटेनबर्ग और ला से लेहमैन। तो ये क्या हो जाएगा, आपके डिसकंटिन्यूटी जोन हो जाएंगे। किस किस के बीच में होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अब हमने जितनी चीजें ये लिखी है, जितनी चीजें हमने बनाई हैं, इसी चीज को अपन एक अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इसी सारी चीजों को अपन अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। और जहां बात आई लिखने की तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रस्ट वाले पार्ट की। किसकी बात करते हैं, क्रस्ट वाले पार्ट की। ये जो क्रस्ट है इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई है 0 से 50 किलोमीटर। पूरे क्रस्ट की गहराई कितनी है, 0 से 50 किलोमीटर। अब आप लोग आराम से बता सकते हो इस क्रस्ट को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो इस क्रस्ट को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसका जो पहला हिस्सा आएगा वो क्या आएगा, अपर क्रस्ट यानी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट। और बात करें यदि ऊपरी क्रस्ट की, तो इस ऊपरी क्रस्ट की गहराई कितनी हो जाएगी, 0 से 35 किलोमीटर। यहां कौन रहता है, यहां इंसान रहता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी और ठोस परत, सबसे बाहरी व ठोस परत, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर, सबसे बाहरी व ठोस परत, सबसे बाहरी व ठोस परत। पहली चीज तो यही हो जाती है। इसके बाद में बात करें तो दूसरी चीज आती है, वो लिखना है इसमें कि यहां या इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, इसका घनत्व कितना हो जाएगा, जितना कि हमने उधर वाले हिस्से में पढ़ा था। कितना पढ़ा था, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना पढ़ा था हमने, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ रही बात समझ में यहाँ तक की। तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा, 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो लिखना ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता, ग्रेनाइट रॉक्स आर फाउंड, ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता। कौन से चट्टानों की प्रधानता है, ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता आती है। वहीं यदि अपन बात करें तो इसका ही दूसरा हिस्सा कौन सा आता है, लोअर क्रस्ट, निचला क्रस्ट। लोअर क्रस्ट या निचला क्रस्ट। इसकी गहराई कितनी आती है, तो हमने देखा था 35 से 50 किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर। और इसके बाद में यदि अपन बात करें तो इसी में अपन और क्या देखेंगे, इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, ये कितनी है, लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, तो लिखना बेसाल्ट रॉक्स। यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले इस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो आप कौन सी चट्टानें बताओगे, बेसाल्ट। और ये कहाँ स्थित है, तो जस्ट अपर क्रस्ट के नीचे ही स्थित है। लिखना ऊपरी क्रस्ट से नीचे स्थित, या ऊपरी क्रस्ट का
निचला भाग या ऊपरी क्रस्ट के नीचे स्थित है, नीचे स्थित है। और यहां पर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इन दोनों के बीच में जो असंतत्य क्षेत्र, या मैं बात करूं डिसकंटिन्यूटी जोन जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोनार्ड असंबद्धता। क्या नाम है? कोनार्ड असंबद्धता। आ रही बात समझ में यहां तक की? तो ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बाद में यदि अपन बात करें तो अगला नाम आता है मेंटल। अगला नाम कौन सा आता है? मेंटल। इस मेंटल की गहराई की यदि अपन बात करें तो ये गहराई कितनी आ जाती है? 50 से 2900 किलोमीटर। कितनी आ जाती है? 50 से 2900 किलोमीटर। जहां बात करें तो पहला हिस्सा आता है आप लोगों के लिए, वो आता है अपर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। और इस ऊपरी मेंटल की गहराई कितनी है? तो ऊपरी मेंटल की गहराई कितनी हो जाएगी? 50 से 100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 50 से 100 किलोमीटर। अब इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अपर मेंटल का जो यहाँ पर चट्टानें कौन सी पाई जाती है, तो लिखना पेरिडोटाइट चट्टानें पाई जाती है। चट्टान कौन सी पाई जाती है? तो लिखना पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। यहां पर कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो पेरिडोटाइट चट्टान पाई जाती है। इसके बाद में बात करें तो ये कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में? ठोस, इन सॉलिड फॉर्म। ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा ही ठोस है, ये भी ठोस है, लेकिन लोअर मेंटल जो है ये कैसा है? सेमी लिक्विड है। लिखना यह ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में है। इट इज इन सॉलिड फॉर्म। और बात करें यदि इसके डेंसिटी की, कि इसका डेंसिटी का कितना है, तो ये 3.3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो घनत्व है 3.3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वहीं बात करें तो इसी का दूसरा हिस्सा कौन सा आता है? इसी का दूसरा हिस्सा आता है लोअर मेंटल, निचला मेंटल, लोअर मेंटल या निचला मेंटल। और बात करें यदि लोअर मेंटल की या निचले मेंटल की, तो इसकी जो गहराई आती है, ये गहराई कितनी आती है? तो 100 से 2900 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर। और बात करें तो अब इसी में आता है कि भाई यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, या चट्टानों को छोड़ें तो अगर अपन देखें तो इसी क्षेत्र में दुर्बलता मंडल स्थित है। इसी क्षेत्र में आपका क्या स्थित है? दुर्बलता मंडल। और लावा का स्रोत जो है वो कौन सा हिस्सा आता है आपका? यही हिस्सा आता है। लिखना पृथ्वी पर उद्गमित होने वाले लावा का स्रोत है। लावा का स्रोत। पृथ्वी पर जो लावा आता है वो कहां से आता है? इसी लोअर मेंटल से आता है। और लोअर मेंटल में भी कौन सा हिस्सा है इसका? तो लोअर मेंटल में भी इसका हिस्सा है दुर्बलता मंडल। कौन सा है इसका हिस्सा? दुर्बलता मंडल है, एस्टिनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल। और बात करें ये जो दुर्बलता मंडल है आपकी, इसकी गहराई कितनी आती है? तो इसकी गहराई आ जाएगी आपकी लगभग 100 से 350 किलोमीटर। आ रही बात समझ में यहां तक की? इसके बाद में बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है 4.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर लास्ट आता है आपके, वो आता है कोर। लास्ट जो आता है उसका नाम क्या है? कोर या क्रोड। और बात करें क्रोड की तो इसके भी दो हिस्से हैं, आउटर क्रोड और इनर क्रोड, बाह्य क्रोड। और आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। जहां बात की जाए बाह्य क्रोड की, आउटर क्रोड की, तो इसकी जो गहराई आती है ये कितनी आती है? तो इसकी जो गहराई हो जाएगी ये 2900 से 5150 किलोमीटर। और जहां बात की जाए तो ये किस फॉर्मेट में है? तो लिखना ये अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड फॉर्मेट, अर्ध तरल अवस्था में है, इट इज इन सेमी लिक्विड फॉर्मेट। और इसके बाद में बात करें तो अगली चीज आती है
कि ये जो बाह्यक रोड है ये आपका किस अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, ठीक है। और वहीं आंतरिक रोड की बात करें तो लिखना इसकी गहराई जो हो जाएगी ये 5150 से 6371 किलोमीटर लगभग। और इसके बाद में यदि बात करें तो लिखना यह ठोस अवस्था में, कैसी अवस्था में, ये ठोस अवस्था में। बस इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने कोशिश पूरी करी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक बार ये जितना हमने पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा। अच्छा, बात करें आप लोगों के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को इसी तरह बेहतर बनाएं तो उत्कर्ष के साथ आप लोग जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अभी आपको पता हो तो उत्कर्ष में जो है होली के इस पावन अवसर पर जितने भी कोर्सेज हैं आपके, ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि आपके जो है इतनी फीस नहीं पे कर पाए, तो उनके लिए जो है ध्यान देना, एक डेट 21 से 28 मार्च के बीच में उत्कर्ष के जितने भी डिफेंस के लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स हैं उन सब पे 90% तक का डिस्काउंट है और साथ ही आपकी 3 महीनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी उस पर मिल जाएगी। अगर आप पूछें कि कौन कौन से कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर मैं बात करूं कि आपके एनडीए के जो फाउंडेशन बैच हैं, रिकॉर्डेड जो बैच है उसकी अभी प्राइस कितनी है आपकी 4000। और वहीं मैं बात करूं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जैसे कि अभी इंटरेक्शन, ये जो वीडियो है आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, लेकिन अगर यही लाइव फॉर्मेट में होता तो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो ये जो लाइव फॉर्मेट का जो बैच है आपकी, ये है लगभग 4500 रुपए का। और वहीं बात करें एनडीए टारगेट लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, ये जो एनडीए के टारगेट बैच जो हैं जिसके अंदर अपन एग्जाम से कुछ समय पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में थ्योरी को भी, तो वो आपकी कितना है 3500। और वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी का आपके जो बैच है वो कितना है 800। अलग अलग कोर्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको और भी कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है वो आपके कितना है 2000 का। और वहीं वाई ग्रुप का जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है वो कितना है 1800। अगर कोई कॉम्बाइन इसकी प्रिपरेशन कर रहा है एक्स और वाई ग्रुप बोथ की, तो वो कितना है आपका 2200 रुपए का। आ रही है बात समझ में यहां तक की। और वहीं अगर मैं कहूं कि ये जो रिकॉर्डेड बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच एक्स ग्रुप का 1500 और वाई ग्रुप का कितना है 1200। और वहीं दोनों का साथ में, तो दोनों का साथ में कितने का हो जाएगा 1800 रुपए का हो जाएगा। और वहीं कोई नेवी एसएसआर की बैच की प्रिपरेशन कर रहा है तो रिकॉर्डेड बैच आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। और वहीं बात करें तो नेवी एमआर का जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी 1000 रुपए में। और वहीं अगर मैं बात करूं तो एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने अपनी हाल ही में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है, डिफेंस में जाने का अगर उसका सपना है, तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो रहेगा आपकी वो कितना रहेगा 4500 का। अभी कोर्स की प्राइस कितनी है 22000, जिसको अभी हाल फिलहाल के लिए 21 से 28 मार्च के बीच में कितना किया गया है 4500। और वहीं कोस्ट गार्ड की आपकी कितनी है 800। आ रही बात समझ में। चलिए, तो इसी आशा उम्मीद के साथ में कि आप लोग अपनी होली बहुत बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से मनाएंगे। साथ ही बात करें तो आज की क्लास की बहुत सी चीजें आपको समझ में आई होगी, तो इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन सारे के सारे टॉपिकों को अच्छे से साथी के साथ समझते हुए चलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।